मैं डॉक्टर अल्फोंस तिर्की, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जीपी वर्मा स्नातकोत्तर कला वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर। एमए इतिहास 4th सेमेस्टर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 4th यूनिट में व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन पर जानकारी दूंगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी के राजनीतिक दर्शन में सत्याग्रह का विशेष महत्व है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना, जिसमें अहिंसा और प्रेम भी सम्मिलित रहता है। अहिंसा और प्रेम से उत्पन्न होने वाली शक्ति जो सत्य के लिए तपस्या से उत्पन्न होती है। कठोरतम और विपरीत परिस्थितियों में भी अहिंसक रहते हुए तथा कष्ट सहते हुए सत्य का आग्रह करना सत्याग्रह है। गांधी जी के सत्याग्रह आध्यात्मिक आस्थाओं पर आधारित विचार है। गांधी जी कहते हैं, आत्मशक्ति ही अहिंसा को जन्म देती है। अहिंसा द्वारा सत्य का आग्रह सत्याग्रह है। इस प्रकार अहिंसा और सत्य के द्वारा सत्याग्रह जन्म लेता है। सभी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न, अन्याय तथा हिंसा के विरोध में आत्मशक्ति का प्रयोग करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी, अत्याचारी या शोषक का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना ही सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य है। सत्याग्रह का समय तथा प्रयोग। सत्याग्रह का प्रयोग उस समय किया जाना चाहिए जब अन्य शांतिपूर्ण तरीके असफल हो चुके हों, तथा सत्याग्रह का प्रयोग सरकार, व्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि सभी प्रकार के अत्याचारियों के विरोध में किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव। सन 1841 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अधिक भीषण हो गई थी। युद्ध अधिक बर्बर हो गया था और जर्मनी ब्रिटेन पर आक्रमण करने को तत्पर हो गया था। इस परिस्थिति में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 7 जुलाई 1940 को ब्रिटिश सरकार को सशर्त सहायता देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने यूरोप में नाज़ी और फासिज्म को संपूर्ण मानवता का शत्रु माना तथा उसकी भर्त्सना की और कहा कि देश का शासन व्यवस्था संभालते ही भारतीय जनता फासिज्म के विरुद्ध युद्ध में जुट जाएगी। इस समय 2 प्रस्ताव रखे गए। पहले प्रस्ताव में कहा गया था कि ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दें। दूसरे प्रस्ताव में केंद्र में एक अस्थायी सरकार स्थापित की जाए जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर कांग्रेस युद्ध में सहायता देगी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करने से इनकार कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को नैतिक दबाव से भारत को आज़ाद करने के लिए बाध्य करना चाहा, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। आचार्य विनोबा भावे सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जिन्होंने गिरफ्तारी दी। इसके बाद अनेक सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हुए। सन 1941 में सत्याग्रही कैदियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। अब लोग सत्याग्रह करते करते दिल्ली की ओर चले। ब्रिटिश सरकार के दमन के बावजूद लगभग 20,000 सत्याग्रही जेलों में भर दिए गए। गांधी जी इस सत्याग्रह को अपने निरीक्षण और संरक्षण में चला रहे थे, इसलिए उन्होंने स्वयं सत्याग्रह नहीं किया और वे जेल के बाहर ही रहे। क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 1941 में जब जापानी सेनाएं बर्मा में भारत की सीमा तक आ पहुंची तो ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि जापान के
संभावित आक्रमण से भारत की रक्षा का कार्य भारत की राजनीतिक शक्तियों के सहयोग से ही संभव है। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंदी मित्र राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन आदि देश ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे। संकटों से घिरी युद्ध की स्थिति से उबरने के लिए ब्रिटेन ने भारत का सहयोग प्राप्त करना चाहा। इसलिए भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए तथा राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की तथा 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स योजना। क्रिप्स मिशन ने भारत के राजनीतिक नेताओं से विचार विमर्श के बाद अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें 2 भाग थे, अंतरिम तथा दीर्घकालीन योजना। अंतरिम योजना, इसके अनुसार भारत की सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में रखेगी, परंतु विभिन्न भारतीय दलों के नेताओं को परामर्श के लिए तुरंत आमंत्रित किया जाएगा। दीर्घकालीन योजना। युद्ध के बाद भारतीय संघराज्य की स्थापना की जाएगी। इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। भारत चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होकर अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। एक नवीन संविधान सभा गठित की जाएगी जो भारत का संविधान बनाएगी। इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। इस संविधान सभा में भारतीय रियासतें अपनी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधि भेजेगी। यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत उसे स्वीकार नहीं करे तो वह अपनी यथावत स्थिति में रह सकता है। ऐसी दशा में उसे ब्रिटिश सरकार से संधि करना होगी। यदि प्रांत की विधानसभा 60% बहुमत से भारतीय संघ में बने रहने का निश्चय नहीं करती है तो उसका संघ में प्रविष्ट होने का अंतिम निर्णय जन निर्णय के द्वारा किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार और संविधान बनाने वाली सभा के बीच एक संधि होगी जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था भी होगी। क्रिप्स मिशन योजना के दोष। इस योजना में प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया गया था। ऐसा करके ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत को विभाजित करने की मुस्लिम लीग की मांग मान ली थी। इस योजना में भारत को औपनिवेशिक स्वराज देने की बात थी, जबकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज चाहती थी। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की तुरंत सत्ता हस्तांतरण की मांग अस्वीकृत कर दी। देशी रियासतों के नरेशों को यह अधिकार दिया गया था कि वे संविधान निर्माण करने वाली सभा में अपनी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत करेंगे। वास्तव में ये प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होने चाहिए थे। गवर्नर जनरल की जो परामर्शदात्री समिति थी उसके सदस्य निर्वाचित सदस्य नहीं थे, अपितु गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे। इस परामर्श समिति को कैबिनेट का दर्जा नहीं था। ऐसी दशा में गवर्नर जनरल ना तो संवैधानिक प्रमुख ही था और न सत्ता पर मंत्रियों का अधिकार ही। ब्रिटिश सरकार भारत के सुरक्षा विभाग से अपना अधिकार त्यागने को तत्पर नहीं थी। इन सभी कारणों से लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा तथा अन्य दलों ने भी क्रिप्स योजना को अस्वीकृत कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स योजना को दिवालिये बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा दी। इन सभी कारणों से क्रिप्स मिशन और क्रिप्स योजना असफल रही। थैंक यू।